तो मैं ऑप्शनल की मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। अच्छा। क्योंकि प्रीलिम्स निकल गया तो मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट लेना था जिसको मैं बहुत कम समय में पढ़ के मेंस दे सकूं। तो हिस्ट्री में मेरे को ऐसा लगता था, तो मैंने कोचिंग से नोट्स मतलब मार्केट से नोट्स लिए, उठाए और उनको 1-1.5 महीने में कवर कर लिया। सीसेट का अब क्या जो ट्रेंड चल रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार से थोड़ा टफ होता जा रहा है सीसेट। प्रीलिम्स को तो लेके यही है कि अपना ज़्यादा फैलाव ना हो। नोट्स को लेके मार्केट में अथाह नोट्स हैं। Push yourself because no one here is going to do for you. Hello everyone, I am Atul and today I am here with Mahesh sir, जिन्होंने 3 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट कर चुके हैं और यूपीपीएससी का इन्होंने मेंस 3 बार लिखा है और आई थिंक और बहुत सारे कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सर ने क्वालिफाइड किया है। तो सर से आज हम इनके बारे में जानते हैं और सर ने प्रीलिम्स का क्या स्ट्रेटजी रखा था यूपीएससी के लिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स को लेकर सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं। तो मैं अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं कुछ प्रीसियस की पॉइंट्स लाने वाला हूं सर के साथ, जो कि आज आपको बताएंगे कि कैसे प्रीलिम्स में किन किन पोर्शंस पर ध्यान दें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, स्टे कनेक्टेड। हेलो सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं, अपना बैकग्राउंड थोड़ा दे दीजिए। मेरा नाम महेश कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से हूँ और मेरी जो अर्ली एजुकेशन है 12th तक की वो उत्तराखंड बोर्ड से हुई है। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन अपना करा है वो कानपुर यूनिवर्सिटी से करा है। उसके बाद मैं 2018 में दिल्ली में आया था और दृष्टि में कोचिंग लिया था और फाउंडेशन 19 में मैंने अपना एडमिशन करवाया था। ओके। तो और ये मेरा इस बार यूपीपीसीएस का 3rd अटैम्प्ट है और यूपीएससी का 3रा अटैम्प्ट है, लेकिन मेंस पहली बार है। मेंस पहली बार? हाँ जी। जी, तो सर आप जैसा कि 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी का और आपका ये फर्स्ट मेंस है, राइट? तो सर आपने पहले क्या गलतियां की थी प्रीलिम्स को लेकर, जो कि इस बार आपने प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई किया, और किन किन पोर्शंस पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया? मेरे साथ सबसे पहली बड़ी गलती तो यही हुई थी कि जब मैंने एडमिशन लिया था दृष्टि में, तो उसके बाद जो मेरा पहला अटेम्प्ट था तो वो मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान से नहीं दिया, बोला कि एक बार ट्राई करने के लिए देते हैं। और साथ में ही यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था और सेम ही डे पे मतलब आगा 1 हफ्ते का होता है, तो उसी में मैंने एग्ज़ाम दिया। तो मेरा यूपीपीसीएस का प्री निकल गया, तो यूपीएससी हो नहीं पाया था क्योंकि कोचिंग पूरा नहीं हो पाया था। 6 ही महीना था, 2-3 सब्जेक्ट पढ़े थे। हालांकि पीसीएस निकल गया था क्योंकि उसकी डिमांड थोड़ी अलग है। तो फिर उसी साइकिल में फंसता चला गया और फिर जो अगले जो 2 अटैम्प्ट थे यूपीएससी के, वो यूपीपीसीएस मेंस होने की वजह से मैं नहीं दे पाया, क्योंकि उस समय डेट जो कोलैप्स हो रही थी प्रीलिम्स और मेंस की, इसलिए वो यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं हो पाया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको प्रेप लैडर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार और बेहतरीन बना सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आपको इंडियाज़ की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे भी इस एप्लीकेशन पर बहुत ही नॉर्मल सी फीस होती है, देन उसके बाद में भी 25% का ऑफ मिल रहा है। तो देरी किस बात की, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी यूपीएससी की तैयारी को बेहतरीन बनाइए। दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर एनसीईआरटी समरी या फिर प्रेप समरी, मॉक टेस्ट, प्रेप टेस्ट, सारे मटेरियल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बनाएं। तो जैसा कि अभी आपने यूपीपीएससी को मेंशन किया, तो सर उसमें आपने 3 बार मेंस दिया, उसकी कैसी जर्नी रही? जर्नी ये रही कि सबसे बड़ा तो प्रीलिम्स में जब हम पढ़ते हैं तो इतना कोई इशू रहता नहीं है, क्योंकि मैंने उससे पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं। यस सर। यूपीएससी से पहले भी 1 डे एग्ज़ाम दिए हैं, तो जो मेरा थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज है वो काफ़ी ठीक ठाक है, इसलिए मैंने यूपीपीएससी पहली बार में निकाल लिया था। पहली बार में? हाँ, यूपीपीएससी। तो सर उसमें इंटरव्यू कॉल वगैरह कुछ आया या अभी तक डिले है? इंटरव्यू की कॉल तो अभी नहीं आई है। 2 बार मेन दिया है, तो हार्डली 20 या 25 नंबर से मेंस के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल रुक गया, और इस बार अभी दिया है, तो हो सकता है कि इस बार हो जाए। जी। लेकिन संभावनाएं हैं, कोई निश्चितता तो है नहीं। जी बिल्कुल। ओके, तो सर अगर हम सिविल सर्विस यूपीएससी की बात करें, तो सर इस प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या बुक लिस्ट थी, आपने क्या फॉलो किया जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया? मेरा पूछने का ये मकसद है कि सर जैसे कि अभी प्रीलिम्स नियर है,
तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, जैसे कि आपने 2 बार गलतियां किया फिर उसको सुधारा आपने, तो सर मतलब किन पोर्शंस पर आपने ध्यान दिया जिसको इस बार आपने गलती नहीं की? सबसे पहले तो मैं मतलब जो भी हिंदी मीडियम के हैं या फिर जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं, अब तो CSET सबके लिए कॉमन ही है, तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले तो CSET पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप CSET नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो पूरा 1 साल चला जाएगा। तो जब 3-4 महीने प्रीलिम्स के बचें तो डेली 1 या 1.5 घंटा अपना CSET पे देते रहें। और UPSC में करंट के अफेयर्स, मेरे को लग रहा है करंट अफेयर्स पे ज़्यादा भागने की बजाय अपना जो स्टैटिक पोर्शन है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले, उसमें 70% का जो पोर्शन रहता है वो स्टैटिक रहता है। करंट अफेयर्स 30% रहता है, और वो भी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि एक ही मतलब कोचिंग के नोट से आ जाए, कहीं से भी आ जाए। तो थोड़ा स्टैटिक वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और UPSC की एक ख़ास बात है कि जो वो क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल पे पूछेगा जो NCERT में ही मिलते हैं, तो NCERT को बड़ी ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आए हैं, उससे पहले भी आए हैं और हर बार आते ही रहेंगे। तो सर प्रीलिम्स में आपने बुक कौन कौन सा फॉलो किया था, एक बार बता दें। प्रीलिम्स के लिए मैंने तो जो बुक हिस्ट्री के लिए करा है, कुछ तो मैंने जो अपने दृष्टि में थे उनके नोट्स करे हैं, और साथ में ही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी थी। हाँ, वो बुक ऐसी है, वो मेंस में भी काम आएगी, प्रीलिम्स में भी काम आएगी, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और साथ ही में मैंने कोचिंग के नोट्स भी पढ़े थे। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने केवल कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, और हाँ कुछ मृणाल की वीडियो देख ली थी थोड़े बेसिक अपने क्लियर करने के लिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। और जियोग्राफी के लिए मैंने मैपिंग पे बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। और 11th से 12th की जो NCERT हैं, मुझे ये लगता है कि 11th और 12th की NCERT एनफ हैं 6 से 12 पढ़ने की बजाय, हालांकि पढ़ सकते हैं। और एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि के ही नोट्स पढ़े थे, और उनकी एक किताब आती है, तो उसी से मेरा हो गया था। मेरा फाउंडेशन 19 था, तब की जो फीस थी फाउंडेशन 19 की वो अराउंड 1,08,000 के आसपास थी, और अब तो बढ़ के शायद 1,30,000 से आगे हो गई है। वो केवल GS की फ़ीस थी। अच्छा। और हाँ, उसमें ऑप्शनल इंक्लूड नहीं था और CSET इंक्लूड नहीं था। अच्छा। CSET के लिए मैंने कोई फ़ीस नहीं पे करी थी, केवल GS के लिए करी थी। फिर बाद में मैंने ऑप्शनल का भी वहाँ पे ज्वाइन करा। ऑप्शनल का सर कितना फ़ीस रहा? ऑप्शनल का मेरा तब के समय में 30,000 रुपये था। हिंदी लिटरेचर मैंने ऑप्शनल लिया था जी, हालांकि उसके बाद फिर मैंने चेंज करके हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है। अच्छा, तो सर इसको चेंज करने का क्या वजह था? इसको चेंज करने के 2 वजह थी। सबसे पहली वजह थी ये थी कि मेरा PCS मेंस था, तो उस समय मैंने ऑप्शनली कोई नहीं लिया था, केवल 6 महीना जो कोचिंग के नोट्स चल रहे थे वही पढ़ रहे थे। उस समय ऑप्शनल की मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। अच्छा। क्योंकि प्रीलिम्स निकल गया, तो मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट लेना था जिसको मैं बहुत कम समय में पढ़ के मेंस दे सकूं। तो हिस्ट्री में मेरे को ऐसा लगता था, तो मैंने कोचिंग से नोट्स मतलब मार्केट से नोट्स लिए, उठाए, और उनको 1-1.5 महीने में कवर कर लिया। अच्छा, तो उस बार मार्क्स भी मेरे ठीक थे, मतलब इतने नहीं थे कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन 200 मार्क्स थे अराउंड। वंडरफुल सर। हाँ, तो सर अगर हम अब आपके बारे में अगर बात करें, तो सर आपने प्लान भी कुछ रखा है, या कि अभी बस यूपी, जैसे कि आप UPPSC, UPSC एंड लोअर PSC का भी दिया है, तो सर इसके साथ आपका प्लान भी क्या रहा है? प्लान भी तो मेरा ये है कि अब साथ में स्टेट PCS भी एग्ज़ाम देते रहे। जैसे यूपी का हो गया, यूपी और UPSC का जो सिलेबस है वो काफ़ी सिमिलर है, इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। क्योंकि मैं यूपी से ही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा पढ़ना आसान है। और अभी मैंने हाल में ही लोअर PCS का एक एग्ज़ाम दिया था, 2019 में हुआ था, तो उसमें मेरे को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई है। उसके बाद एक फ़ाइनल कट ऑफ लगेगी, अगर उसमें नाम आ जाता है तो क्लियर हो जाएगा। तो वो एक बैकअप प्लान के तौर पे है कि मेरे को एक जॉब मिल जाएगी, उसके बाद मैं हो सकता है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ UPSC के लिए, अभी भी कर ही रहा हूँ। जी जी। तो सर इस बार का जो आपने प्रीलिम्स दिया था, सर मेनली क्या होता है ना, मैंने जितना भी इंटरव्यू लिया उसमें से मोस्टली बच्चों का CSET प्रॉब्लम होता है प्रीलिम्स में। लाइक GS तो हो जाता है, लेकिन CSET की वजह से बहुत लोगों का रह जाता है। तो सर आप CSET को कैसे मैनेज किए, उसके लिए आप कुछ स्ट्रेटजी बताओ, कुछ स्पेसिफिक। CSET का अब क्या जो ट्रेंड चल रहा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार से थोड़ा टफ होता जा रहा है CSET। और CSET के लिए एक तो जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और थोड़ा जो रीजनिंग का पोर्शन है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आती हैं। तो चूँकि मैंने पहले भी कुछ एग्ज़ाम दिए हैं वनडे के, तो मेरा जो मैथ का एप्टीट्यूड है थोड़ा ठीक है।
तो यहाँ आने के लिए, फिर यहाँ आने के बाद मैंने एक राकेश यादव के नोट्स आते हैं ओके मैथमेटिक्स के लिए, और उन्हीं की एक रीजनिंग की बुक आती है। वो क्लास नोट्स हैं, इतने भारी नहीं हैं, तो उनके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें कोई फार्मूला नहीं है, केवल एक बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर हम प्रीलिम से 2-3 महीना पहले उसको डेली 1-1.5 घंटा देख लें, जी जी तो उससे ये होता है कि आपकी एक अप्रोच बन जाएगी मैथमेटिक्स को लेके, तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी में आप केवल, मुझे ऐसा लगता है कि केवल कॉम्प्रीहेंसन के भरोसे आप नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि कॉम्प्रीहेंसन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी दिक्कत करती है। और दूसरा है कि जो उनका जो लैंग्वेज रहता है वो इतना भारी है, तो हम उसको कम समय में नहीं कर सकते। ऑब्वियसली। और मैथ के क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग के मिला के 50 आते हैं, तो मेरे 40-42 सही हो जाते हैं, तो फिर मैं कॉम्प्रीहेंशन करता भी नहीं हूँ। तो ये है, तो मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें बाकायदा की कॉम्प्रीहेंशन पे। हाँ, कॉम्प्रीहेंशन में भी थोड़ा ध्यान देते रहें, बस प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड चल रहा है वो अगर सॉल्व करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो एक अप्रोच बन जाएगी सी सेट को निकालने के लिए। फाइन सर, ऑलमोस्ट हाँ मैंने सारी जो क्यूरीज थी उसको मैंने इसमें कवर कर लिया है प्रीलिम्स को लेकर पर्टिकुलर। तो सर अंततः अगर आप कुछ अपने तरफ से कुछ की पॉइंट्स बताना चाहो हमारे व्यूवर्स को कि इस तैयारी में प्रीलिम्स को लेकर किन किन विशेष बातों का ध्यान दें अंततः। प्रीलिम्स को तो लेके यही है कि अपना ज़्यादा फैलाव ना हो। नोट्स को लेके मार्केट में अथाह नोट्स हैं जिनकी कोई कमी नहीं है, तो अपने माइंड में रखें कि मेरे पास एक अच्छी बुक हो एक सब्जेक्ट को लेकर, और करंट अफेयर्स के लिए एक सिंगल सोर्स मेरे हिसाब से ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, उसमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिक बुक हो, अगर आपने कहीं से कोचिंग करी है तो उनके जो क्लास नोट्स हैं उनको रिवीजन करें, और वहाँ से जो भी कुछ मटेरियल मिलता है, जैसे दृष्टि से मुझे प्रिंट आउट मटेरियल्स मिले थे, तो मैंने अपने हिसाब से जो मुझको काम के लगते थे वो मैंने पढ़े, बाकी ऑथेंटिक बुक पढ़ी हैं, और अपने सोर्स को लिमिट रखा है। और प्रीलिम्स के लिए दूसरा अप्रोच ये है, मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि MCQ करने से आपको एक अप्रोच पता लग जाती है एग्जाम हॉल में जाने के बाद कि भाई कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करें, बाकायदा इधर उधर मत भागें, और मार्केट से उठा लें कोई टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए और उसी को पढ़ें, और अपनी गलती सुधारें कि मैं टेस्ट सीरीज में क्या गलती कर रहा हूँ जो मैं एग्जाम हॉल में जाके न गलती ना करूँ। यस, ओके, इट्स रियली ग्रेट एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मुझे, और आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और ऐसे ही वीडियोस अपने यूपीएससी और यूपीपीएससी एमपीपीएससी जितने भी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन हैं, इससे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।